नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रोइड के बारे में। यूट्राइन फाइब्रोइड क्या होता है? यूट्राइन फाइब्रोइड जो यूट्रस है, जो जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं या बच्चेदानी बोलते हैं, उसके अंदर एक मांस की गांठ हो जाती है, जिसको गर्भाशय की रसोली, गर्भाशय की गांठ या यूट्राइन फाइब्रोइड बोला जाता है। ये नॉन कैंसरस होती है, इसमें कैंसर होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स के बारे में, ये कितनी टाइप्स की होती है। इसमें इसकी जनरली 3 टाइप रहती हैं। एक तो इंट्राम्यूरल, जो मतलब यूट्रस की जो वॉल है, बच्चानी की वॉल है, उसके अंदर होती है। और उसी में इसको सब सीरस टाइप होते हैं। अगर ये बच्चानी की जो वॉल की रसोली है बाहर की ओर सरक जाए, तो इसको सब सीरस फाइब्रोइड बोलते हैं। सब सीरस, और ये इसको पेरिटोनियल फाइब्रोइड भी बोलते हैं। दूसरा सब म्यूकस फाइब्रोइड। सब म्यूकस फाइब्रोइड जो अगर ये बच्चानी की रसोली अंदर की तरफ आ जाए, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर आ जाए, सबसे ज़्यादा सिम्पटम्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो सब म्यूकस फाइब्रोइड में ही प्रोड्यूस होते हैं। और अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ में सबसे पहले इसका हार्मोनल फैक्टर्स, मतलब जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसकी वजह से ये रसोली होती है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर भी, जिसकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है, जीन्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी रसोली की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब रिप्रोडक्टिव एज उस एज को बोलते हैं जिस टाइम पे माहवारी आ रही है, यानी 14 से लेके और 45 साल की उम्र के बीच में। उस एज को रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे माहवारी आ रही होती है और उस टाइम पे पेशेंट कंसीव कर सकती है। तो उसी टाइम पे ये रसोली होती है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो 2 हार्मोन्स होते हैं वो उसी टाइम पे रिलीज़ होते हैं, तो उनके प्रभाव से ये रसोली होती है। और कई बार क्या है कि अगर कोई पेशेंट मोटापा ज़्यादा है, फैटी है, तो उसकी वजह से भी रसोली हो सकती है। अगर पेशेंट का मेटाबॉलिज़्म ठीक नहीं है, तो भी ये रसोली के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें सिम्पटम्स क्या आते हैं। सिम्पटम्स इसमें जिस जहाँ पर रसोली पड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग सिम्पटम्स आएँगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब म्यूकस फाइब्रोइड्स के बारे में। सब म्यूकस में जो बच्चे के अंदर फाइब्रोइड पड़े होते हैं, उनके क्या सिम्पटम्स आएँगे। उनमें सबसे पहले सिम्पटम्स आएगा कि उनमें मेनोरेजिया रहेगा। मेनोरेजिया मतलब उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हेवी होगी। और मेट्रोरेजिया रहेगा। मेट्रोरेजिया मीन्स उसकी जो ब्लीडिंग है, पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग होगी। मान लीजिए उसकी 28 दिन की साइकिल है, तो उसको कई बार तो ब्लीडिंग पूरे महीने भी चल सकती है, और बीच-बीच में 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या 10वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन उसको ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा उसको डिस्मेनोरिया रहेगा। डिस्मेनोरिया मतलब उसको पीरियड्स में पेन रहेगा, पेनफुल पीरियड्स रहेंगे। चौथा, उसको इनफर्टिलिटी की समस्या भी रहेगी। उसके जो यूट्राइन फाइब्रोइड के कारण उसको कंसीव होने में दिक्कत आएगी, पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगी। और पाँचवाँ, अगर बाय चांस पेशेंट ने कंसीव कर भी लिया, तो उसके अंदर उसकी जो बच्चे की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और उसमें क्या होगा कि कई बार उसको प्री टर्म लेबर मिलेगी। प्री टर्म लेबर मीन्स कि जो डिलीवरी के टाइम से पहले ही उसको डिलीवरी के पेन स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। और यूट्राइन फाइब्रोइड की वजह से अबॉर्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कि मतलब जो बच्चे की ग्रोथ ही ना हो और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। तो ये सभी इसके सिम्टम्स थे जो सब म्यूकस फाइब्रोइड था। और जो सब सीरस फाइब्रोइड्स होते हैं, उनके सिम्टम्स उनकी जो साइट है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। कई बार अगर ये फाइब्रोइड आगे की ओर होगा, तो जो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, उसकी वजह से जो कई बार बाथरूम रुक भी सकता है और बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी बाथरूम जाने की, बार बार जाना पड़ेगा। अगर ये फाइब्रोइड पीछे की ओर होगा, तो कई बार ये जो गुदा पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से कब्ज भी हो सकती है। और अन्य किसी पार्ट में भी और भी सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे अगर जिस भी पार्ट में होगा वहाँ पे लंप फील देगा। लंप मीन्स मतलब स्वेलिंग फील देगी, वहाँ पे फील करने पे ऐसा लगेगा कि भारीपन है या कुछ गांठ सी महसूस देगी। और इसमें लोअर एब्डोमेन में पेन भी रहेगा। तो ये था सारे इसके सिम्पटम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोज के बारे में। इसका डायग्नोज कैसे बना सकते हैं? अगर हम इसके जो अपर एब्डोमेन फील करेंगे, तो अगर हम पेट से देखें तो कई बार गांठ सी फील हो सकती है, लंप सा फील हो सकता है, जो फाइब्रोइड का एक सूचक है। दूसरा, अगर इसमें अल्ट्रासाउंड कराएंगे हम, अल्ट्रासाउंड में उसकी एक फाइब्रोइड की क्लियर कट पिक्चर पता लग जाती है। और कई बार अगर अल्ट्रासाउंड में नहीं पता लगता, तो एक एमआरआई में भी पता लग सकता है इसके बारे में। तो ये था सारा इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री है फाइब्रोइड की, तो उसको प्रिकॉशनरी ध्यान रखना चाहिए। उसको अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर पूरा उसको ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए, कि बिल्कुल ठीक आ रहे हैं या फिर ब्लीडिंग में कुछ कम या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर कुछ ऐसे सिम्पटम्स आते हैं, तो उसको अपना एक डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। दूसरा, उसको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए पेशेंट को। अगर किसी में फाइब्रोइड हो जाता है, तो बैलेंस डाइट ले, अच्छी प्रॉपर न्यूट्रिशन ले, हैवी डाइट ना ले, खाना हल्का खाए और जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। और अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे प्राणायाम की। प्राणायाम में उसको कपालभाति और अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम अगर ब्लीडिंग किसी को हो रही है, तो उस टाइम पे कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें सभी पेशेंट से मेरा ये निवेदन है कि वो घर पे कोई घरेलू उपचार ना करें फाइब्रोइड के लिए। किसी योग्य चिकित्सक से सलाह करें और फाइब्रोइड का ट्रीटमेंट किसी चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लें। तो अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
और उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।